नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए भूगोल की एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस प्रकार की अन्य वीडियो का भी लाभ ले सकेंगे। तो चलिए मित्रों, हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स और इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थेनीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। और इरेटोस्थेनीज को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, हेकेटियस, हिप्पोरकस और इरेटोस्थेनीज। तो बताइए इनमें से जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। जियोग्राफी, ये जियोग्राफी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो प्लस ग्राफी। ज्योग्राफी, इन दोनों शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी शब्द बना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है कार्ल रिटर, जीन ब्रुन्स, हमबोल्ट, हिप्पोरकस। तो बताइए इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बताइए कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हेटनर, जीन ब्रुन्स, एच बेरोज और इरेटोस्थेनीज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच बेरोज। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताइए भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है पेसल, डेविस, पैंक, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है आपके पास में, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेजल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, पेजल। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो बताइए ऐसा किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने और इनमें से कोई नहीं। बताइए ये कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस ने। वारेनियस ने यह कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वारेनियस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो बताइए सौरमंडल के बारे में विश्व की समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और सौरमंडल की जानकारी देने का श्रेय कोपरनिकस को दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने सौरमंडल का जानकारी दी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो बताइए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले क्या कहलाते हैं? उन पिंडों को क्या कहा जाता है? तो पिंड है, मतलब आपके ऑप्शन है ग्रह है, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ये जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं
इनको ग्रह कहा जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो याद रखिए इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो बताइए, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे भूलोक लिखा हुआ है, तो भूलोक की जगह होगा यहाँ पे भूगोल। भूगोल लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने और कार्ल रिटर ने। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कांट ने ऐसा कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट ने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे और इससे पहले हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। इनमें से एक को हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है और अब बचे हैं 8। तो याद रखिएगा हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो बताइए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है पुचल, तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रह, सॉरी उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा उपग्रह। और ये सूर्य है, जैसे इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पिंड हैं, ये जो चक्कर लगाते हैं, इनको तो कहा जाता है ग्रह। और जो ये ग्रह है, इनके भी चारों ओर जो कोई पिंड चक्कर लगाता है, तो इनको कहा जाता है उपग्रह। जैसे कि सूर्य का उपग्रह पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो उसी प्रकार से ग्रह के चक्कर लगाने वाले, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहा जाता है? इसको उपग्रह कहा जाएगा और इनको ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह कहा जाएगा किसी ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड को। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो बताइए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जो नॉर्वे देश है उसमें आधी रात को सूर्य दिखाई देता है, तो वो किस दिन दिखाई देता है? तो वो आंसर बताना है आपको। आपके ऑप्शन है 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और 21 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 14वां क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बताइए सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर और केपलर। कार्ल रिटर और केपलर। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। यहाँ पे कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी और कोपरनिकस सबसे पहले सौर मंडल की खोज करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सौर मंडल का खोजकर्ता कोपरनिकस को माना जाता है। तो चलिए हम 15वें क्वेश्चन को करते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता, सभी ग्रहों का जन्मदाता, यानी कि सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, उल्काएं, ये सभी किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। इसलिए सूर्य को सौर मंडल का जन्म कहा जाता है। ये सभी के केंद्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो बताइए अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर, अपोजी। बताइए इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा? पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपसौर। सबसे ज्यादा दूरी, सबसे यानी कि सूर्य की जो सबसे अधिक दूरी होती है उसको कहा जाता है अपसौर। और ये अपसौर, हमारी पृथ्वी का अपसौर कब बनता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर बनता है। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर बनता है, याद रखिएगा 4 जुलाई को अपसौर बनता है। और
अधिकतम दूरी जब होती है तो उसे कहा जाता है, किसी ग्रह या सूर्य के मतलब अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसोर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य और कोई ग्रह है जैसे कि पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी और सूर्य जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या जाता है? आपके ऑप्शन है उपसौर, अपोजी, अपसौर और पेरिजी। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उपसौर। जब भी अधिकतम दूरी होती जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। लेकिन न्यूनतम दूरी, यहाँ पे न्यूनतम दूरी लिखा हुआ है तो इसको कहा जाएगा उपसौर। और उपसौर, हमारी पृथ्वी की उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। तो चलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो बताइए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो आपके ऑप्शन है 97, 81, 95 और 89। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 5, 8, 4 और 7। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 ग्रह पार्थिव हैं। पार्थिव का मतलब होता है कि लगभग इनका जो धरातल है, धरातल किस प्रकार का है? पृथ्वी के समान। कैसा है? पृथ्वी के समान। इनका धरातल पृथ्वी के समान है तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह ये एक तो बुध है, बुध, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और एक खुद पृथ्वी हो जाएगा। तो ये पृथ्वी, तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये जो चारों ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इन पार्थिव ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो यहाँ पे कहलाती मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पे कहलाता ही होना चाहिए, इसको काट दो। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो बताइए विस्फोटित तारा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में से उल्का है, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिनव तारा विस्फोटित तारा कहलाता है। चलिए हम 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो देखिए ये पृथ्वी और शुक्र ये क्या है? ग्रह है। और ये चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह है तो बच्चा क्या? सूर्य। तो सूर्य हमारे ब्रह्मांड का एक तारा है और ये हमारे इन ग्रहों के बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें दिखाई देता है। नहीं तो अन्यथा सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत सारे तारे हैं, लेकिन वो अधिकतम दूरी होने के कारण वो दिखाई नहीं देते, वो छोटे दिखाई देते हैं। ये हमारी जो गैलेक्सी हैं उसके बहुत ही नज़दीक स्थित हैं, इसलिए सूर्य हमें दिखाई देता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो बताइए सूर्य का जो प्रकाश है वह हमारी धरती पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? सूर्य से जो पृथ्वी है यहाँ तक आने में कितना समय लग जाता है? तो बताइए आपके ऑप्शन है 3 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड, 7 मिनट 4 सेकंड और 9 मिनट 3 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे ज़्यादा जो दूरी पर स्थित है वह कौन सा ग्रह स्थित है? बताइए। सबसे पास में तो बुध हो गया, बुध हो गया, और ये ग्रह की श्रेणी में रहा ही नहीं। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। और सबसे दूर हो गया वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो मैंने अभी अगले क्वेश्चन में बताया आपको 23वें क्वेश्चन पे कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। ये बुध, और बुध ही
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत कम समय लेता है। और कितने दिन का समय लेता है बुध? 88 दिन का। 88 दिन का। तो कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम है, इसका आंसर हो जाएगा बुध। और ये कितने दिन का समय लेता है इसके चक्कर लगाने में? सूर्य के 88 दिन, यानी कि 88 डेज का समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बताइए किस ग्रह में चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध में चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। बुध में चंद्रमा के समान कलाएं होती है, जैसे कि चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसे कि पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के टाइम पे पूरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अमावस्या की तरफ बढ़ता है तो लगभग ये यूँ कम दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देने लग जाता है। बहुत सी बार तो ये बहुत छोटा दिखाई देता है, ऐसा कुछ करके दिखाई देता है, तो बहुत छोटा दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार की कलाएं बुध में पाई जाती हैं, वो भी चंद्रमा की तरह ही बढ़ता बढ़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया था, अगले 2 क्वेश्चन से पहले। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन है 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन और 87 दिन। तो आपके सही आंसर हो जाएगा 88 दिन, 80 डेज। 88 दिन आपके सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। तो बुध सबसे नज़दीक होने के कारण ये सबसे जल्दी चक्कर भी लगाता है, इसलिए यह 88 डेज में ही चक्कर लगा देता है। ये इसको मतलब बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य का चक्कर लगाने में। और ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि, शुक्र और बुध। तो तीव्र ग्रह का मतलब वही होगा कि सबसे पहले सूर्य के चक्कर कौन लगाएगा? तो मैंने कहा 88 दिन में बुध चक्कर लगाता है, वो सबसे पास स्थित है, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, इसलिए ये सब 80 डेज में, यानी कि 88 डेज में ये अपना चक्कर लगा लेता है। और इसको दूरी भी तय कम करनी पड़ती है, इसलिए सबसे तीव्र कौन सा ग्रह हुआ? बुध ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो बताइए किसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है, शुक्र को, चंद्रमा को और मंगल को। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शुक्र को। शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ऐसे 2 ग्रह बताइए जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो आपको पता है कि पृथ्वी के तो है, पृथ्वी के तो एक चंद्रमा उपग्रह है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, उपग्रह है। और शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध इनके भी ग्रह हैं। वैसे बुध के नहीं है, बृहस्पति के तो हैं उपग्रह, मंगल और शनि के भी उपग्रह हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसके, यानी कि शुक्र और बुध के कोई भी ग्रह नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा या सांझ का तारा, या तो कहा जाएगा सांझ का तारा या फिर शाम का तारा। तो किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके लिए इस प्रकार का प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए हम आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।